हेलो स्टूडेंट्स। आज एक नई वीडियो के साथ हमने जिसमें लास्ट वीडियो में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड किया था, आज हम उसका सुपर पोजिशन प्रिंसिपल पढ़ेंगे और उस पर बेस्ड एक कोई बेसिक प्रॉब्लम या कंसेप्ट आपका देखेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे सुपर पोजिशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। देखते हैं क्या है ये। हम पढ़ने जा रहे हैं सुपर पोजिशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। It states the total field due to charges placed in a system is the vector sum of electric field produced by individual charges at that point. Means अगर किसी सिस्टम में आपके नंबर ऑफ चार्जेस रखे हुए हैं तो सबका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मान लीजिए आपका एक चार्ज है Q, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? E = 1/4πε0 Q/r², जिसे आप KQ/r² भी कहते हैं। अगर नंबर ऑफ चार्जेस रखे हैं और उनके कारण आप किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं, तो मैंने कहा जो टोटल फील्ड है, जो आपका टोटल फील्ड है, जो सारे चार्जेस के कारण होगा, तो वेक्टर सम होगा उन्हीं के इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक, अब हम इसे देखते हैं डेरिवेशन से। मैंने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया x और y। यहाँ पे एक चार्ज लिया Q1 और एक चार्ज लिया Q2 और इसकी डिस्टेंस ओरिजिन से R1 और इसकी डिस्टेंस ओरिजिन से R2, जिसे आप पोजीशन वेक्टर भी कहते हैं। एक चार्ज रखा है Q0 जिसकी डिस्टेंस है R। ये इस पर एक फोर्स लगा रहा है जिसे मैंने F2 कह दिया, और ये इस पर एक फोर्स लगा रहा है जिसको मैंने F1 कह दिया। ठीक है, जो हमने पुराने सुपरपोजिशन में भी पढ़ा था, सेम ऐसा ही कोई कंसेप्ट मैंने आपको बताया। एक चार्ज है Q0, एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2। ये सभी पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज स्मॉल होते हैं। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं, इसमें Q1 की जो पोजीशन है वो R1 है ओरिजिन से, Q2 की जो पोजीशन है वो R2 है, और इनके बीच में मैं डिस्टेंस ले लेता हूं। इसको R10 ले लीजिए, इसको R20 ले लीजिए। यहाँ पे Q0 एक चार्ज है, तो बेटा इनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स काम करेगा जिसकी डायरेक्शन Q0 से अवे होगी, और इसकी भी डायरेक्शन F1 जिसे माना है, इसकी भी डायरेक्शन अवे होगी, क्योंकि इनमें एक रिपल्सिव नेचर वाला फोर्स लग रहा है। तो बेटा मैंने ये कहा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो वेक्टर सम होगा E1 प्लस E2 प्लस E3। कहाँ तक? अगर आपके नंबर ऑफ चार्जेस। सबसे पहले मैं इनके बीच में फोर्स एक्सर्टेड बिटवीन Q1 एंड Q0। बेटा मैंने इसको नाम दे दिया F1 और इसको नाम दे दिया था F1 F2। तो 1/4πε0 Q1 Q0 R10² R10 कैप। ये होगी आपकी क्वेश्चन नंबर 1। फोर्स एक्सर्टेड बिटवीन Q2 एंड Q0 क्या हो जाएगा? F2 = 1/4πε0 Q2 Q0 डिवाइड बाय R20² R2 कैप। अब देखिए, जैसा कि हमने टॉपिक में पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो मैंने अभी आपको फोर्स बताया, मैं इसको फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे कन्वर्ट करूंगा। मतलब आई हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। वी नो E = क्या होता है? F/Q, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं तो यहीं पे अगर इन दोनों के बीच में
फोर्स F1 है और F2 है तो उनका ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी बन जाएगा। अगर हम इसे इसके लिए लिखें तो बेटा E1 क्या हो जाएगा, F1/Q0, जिससे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा किसी भी पर्टिकुलर चार्ज के लिए। और F1 की वैल्यू क्या होती है, 1/4πε0 Q1 Q0 R10 स्क्वायर R10 कैप डिवाइड बाय Q0 से Q0 गया तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, 1/4πε0 Q1 R10 स्क्वायर R10 कैप, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। सिमिलरली फॉर द चार्ज 2 क्या होगा, सेम हम लिख सकते हैं E2 = 1/4πε0 Q2 R20 स्क्वायर R20 कैप। पहले आप यहाँ से देखिए कि मैंने सबसे पहले ये कहा कि मैं सभी के इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा, उसके लिए मैंने पहले इन दोनों चार्जेस के बीच में एक फोर्स निकाल लिया जिसे मैं F1 कह रहा हूँ, फिर इन दोनों चार्जेस के बीच में एक फोर्स निकाल लिया जिसको मैं F2 कह रहा हूँ। उन फोर्स के बिहाफ पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूँ E = F/Q से। यहाँ पे आपके दो इलेक्ट्रिक फील्ड बने, एक E1 ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q1 एंड E2 ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q2। हम किसी भी पोजीशन पर किसी पर्टिकुलर चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। ठीक, अब आपको ये ध्यान देना है कि हमारा जो टोटल चार्ज है, टोटल जो फील्ड है वो सभी इंडिविजुअल चार्जेस के कारण है। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, ये जाएगा 1/4πε0 Q1 R10 स्क्वायर R10 कैप, 1/4πε0 Q2 R20 कैप। तो बेटा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं कॉमन निकालता हूँ तो अंदर क्या बचेगा बेटा, Q1 R10 स्क्वायर Q2 R20 स्क्वायर और यहाँ तक चल रहा है आपका R10 कैप। तो दिस इज ट्रू फॉर NH चार्जेस, सो दिस इज ट्रू फॉर NH चार्जेस, so we will calculate this for NH charges. Okay, 1/4πε0 I 1 to n R Q I R I0 R I0 cap. This is true for the superposition principle. This is true for the superposition principle. Now we will take the final expression of electric field, 1/4πε0 I1 to n Q I by R I0 स्क्वायर R I0 कैप। यहाँ पे I की वैल्यू आप चेंज करते रहेंगे तो आपका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आपको मिल जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सुपरपोजिशन आपके लिए क्या आया, सभी वेक्टर्स का इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड का सम। ठीक है, इसकी यूनिट भी आपकी न्यूटन पर कूलम होगी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और आप जाएंगे एनसीईआरटी में तो आपको नंबर ऑफ चार्जेस के लिए भी मिल सकता है एक्सप्रेशन। तो उसमें मान लीजिए Q1 यहाँ दिखा दिया तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया, मान लो Q2 यहाँ दिखा दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए यहाँ हो गया, मान लो Q3 यहाँ दिखा दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ हो गया। तो बेटा ये दोनों ना एक तरीके से अपने आप में पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन दिखाएंगे, जिसके कारण एक टोटल वेक्टर सम आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका एक पर्टिकुलर डायग्राम हो सकता है सुपरपोजिशन के लिए जहां नंबर ऑफ चार्जेस प्लेस है। अब देखिए इसे आप देखिए, इसे कॉपी कीजिए, इसे आपके नोट्स में मेंटेन कीजिए, एक एक चीज आपकी काम की है। ऐसा ही मैंने आपको डायग्राम और ये डेरिवेशन कराया था फोर्स के लिए। अब आपने पढ़ा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। अगला जो हम इसमें कंसेप्ट देखते हैं वो इसी पे बेस्ड एक कंसेप्ट है जिसमें आपके नंबर ऑफ चार्जेस प्लेस्ड हैं, जिसमें आपकी कोई शेप हो सकती है लाइक स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कुलर पाथ हो सकता है, ट्राइंगल हो सकता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो सकता है, आइसोलेसिस ट्राइंगल हो सकता है। ठीक है, तो इसको देखिए, तो हम इसे प्रोसीड करें अगले एग्जाम्पल को, बोलिए अगले एग्जाम्पल को हम प्रोसीड करते हैं और इसको रफ करता हूं मैं सुपर पोजिशन पे आपका सिंपल बेसिक कंसेप्ट प्रॉब्लम ले रहा हूं जिसे आपको करने में मजा भी आएगा और आप उसे कर पाएंगे। ठीक, देखिए फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंस्टेंट भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड
intensity at point A due to other charges of vertices. ये आपका ट्राइंगल है, यहाँ पे एक पॉइंट है ए, पॉइंट है बी, एक पॉइंट है सी, ये लेंथ है एल, ये भी लेंथ आपकी एल है, ये लेंथ भी आपकी एल है। ये आपको डायग्राम दिया गया है। तो ये आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सबकी सारी साइड क्या है, एल है, वर्टिसेस क्या है, ए है, एक साइड क्या है बी, एक साइड क्या है सी। तो आपको ये देखना है बेटा, आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किस पॉइंट पे निकालना है, ए पे निकालना है, किसके कारण निकालना है, बी के कारण निकालना है और सी के कारण निकालना है। तो देखते हैं, बी पे रखा है एक चार्ज क्यू, सी पे एक चार्ज रखा है क्यू, ए पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है दोनों के कारण। तो बेटा इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अवे, क्योंकि प्लस का फील्ड क्या जाता है बेटा अवे, और इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाएगा अवे, जिसको मैंने कह दिया E2। तो एक आपका E1 हो गया और एक आपका E2 हो गया। ठीक, सबसे पहले हम E1 E2 की वैल्यू निकालेंगे। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, बताइए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज E is equal to 1/4 pi epsilon naught Q by R square। तो Q1 के कारण क्या हो जाएगा बेटा, ड्यू टू Q1 1/4 pi epsilon naught Q by L square, और इसकी जो डायरेक्शन होगी बी ए, इसे मैंने कह दिया E1। सिमिलरली ड्यू टू Q2 क्या हो जाएगा, 1/4 pi epsilon naught Q by L square, जिसकी डायरेक्शन होगी आपकी C2A। ओके, दे आर बोथ अवे फ्रॉम द चार्जेस। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ इस तरह की सिचुएशन है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, और यहाँ पे जो एंगल है 60 है, तो ये पूरा एंगल भी 60 होगा, नहीं होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और इसका रिजल्टेंट अगर मैं ये कह रहा हूँ, इसका रिजल्टेंट E नेट के नाम से मैं बताता हूँ, तो ये पैरेललोग्राम फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे मैंने कहा जो E1 है और E2 है वो तो आपके E है, लेट सपोज बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो बेटा जो E नेट आएगा वो पैरेललोग्राम लॉग ऑफ वेक्टर एडिशन से आ सकता है, E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर 2E1 E2 ऑफ cos थीटा। तो बेटा आपको पता है E1 E2 कितना है, E है, तो जाएगा बेटा E स्क्वायर 2E इंटू E स्क्वायर cos थीटा, थीटा कितना है बेटा, ये वाला 60 मैंने अभी आपको बताया, ये भी 60 होगा, और यहाँ पे इसका एक रिजल्टेंट आएगा जो डायगोनल की फॉर्म में होगा, जिसको मैंने E नेट नाम दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो बेटा cos ऑफ 60 कितना होता है, 1 होता है, बायो वाले स्टूडेंट याद कर लेंगे सारी वैल्यूज। cos 60 1/2, ये कट जाएगा, 1/2 से 2 कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तीनों ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, √3A स्क्वायर। तो E नेट क्या जाएगा, √3E न्यूटन पर कूलम। Hence you can find the resultant magnitude at the point A due to the charges placed in the space. There can be number of charges, here the 2 charges because it is a triangle, there can be 3 charges if it is the square or rectangle। तो आप इसके बिहाफ पे सारी इस तरह की प्रॉब्लम देख सकते हैं, आपको एनसीईआरटी में भी कई सारी प्रॉब्लम मिलेंगी, और इसमें मैं डायरेक्शन के बारे में बताऊंगा, पहले डायरेक्शन का आपको फॉर्मूला बताऊंगा। तो इस तरह के क्वेश्चन करते रहिए, इन्हें अपने नोट्स में कॉपी कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए, जिससे कि आपकी यूजफुल वीडियो आपको मिलती रहे। इसे देखिए आप, ठीक है, देखिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए।